हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की वीडियो कक्षा 12वीं के लिए है। 12वीं कक्षा के अभ्यास पत्र की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आगे गद्य खंड पर। काव्य खंड के हमारे सारे अभ्यास पूरे हो चुके हैं। अब हम गद्य खंड पर देखते हैं। बिना देरी किए हम अभ्यास पत्र प्रारंभ करते हैं। प्रारूप वही होगा जो काव्य खंड का था। 15 अंक के ही आपके काव्य खंड से प्रश्न आएंगे और 15 अंक के आपके गद्य खंड से प्रश्न आएंगे। गद्य खंड में भी उसी प्रकार से 5 MCQs, 5 गद्यांश पर आधारित प्रश्न और इसके बाद एक 3 अंक का प्रश्न है और एक 2 अंक का प्रश्न है। अब हम अभ्यास पत्र प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। एक अंक के 5 प्रश्न हैं। पहला उपभाग, भक्तिन जब पहली बार लेखिका के पास आई तब उसकी आंखों में कैसे भाव थे? इसका सही जवाब है संकल्प और समझदारी के भाव। दूसरा प्रश्न, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था, लेकिन उसे लक्ष्मीन कहकर संबोधित करते थे। तीसरा प्रश्न, भक्तिन के अनुसार वह लेखिका के साथ कितने वर्षों से है? इसका सही जवाब है 25 वर्ष। जब हम पाठ पढ़ रहे हैं तो भक्तिन के बारे में भी जान लेते हैं। भक्तिन का मूल गांव था झूसी, लेकिन उसका विवाह हुआ था हड़िया नामक ग्राम में। और यहाँ पर उम्र से संबंधित एक आध प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन्हें भी बताती हूँ। उसका विवाह हुआ था 5 वर्ष की आयु में, लेकिन उसका गौना हुआ था 9 वर्ष की आयु में। 29 वर्ष की आयु में विधवा हुई थी और जब इनके पति मरे उस समय पर उनकी आयु 36 वर्ष थी। तो ध्यान रखना, 5 वर्ष की आयु में विवाह हुआ, 9 वर्ष की आयु में गौना हुआ, 29 वर्ष की आयु में ये विधवा हुई और जब इनके पति की मृत्यु हुई तो उस समय पर वो 36 वर्ष के थे। चौथा प्रश्न देखिए, भक्तिन ने अपने जीवन के किस परिच्छेद में शहर में आकर काम किया? इसका सही जवाब है दूसरे। पांचवा प्रश्न, भक्तिन ने अपने सिर मुंडवाने के लिए किस तर्क का सहारा लिया? इसका सही जवाब है शास्त्र का कथन। इसके बाद दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। प्रारूप वही है जैसे काव्यखंड में भी आपको कविता का सरलार्थ दिया जाता था और अथवा में आपको काव्यांश या गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर दिए जाएंगे, जो कि एक अंक के 5 प्रश्न होंगे। आपको जो भी अच्छी प्रकार से आता हो आप उसी का जवाब दीजिएगा। पहले गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या देखिए। इसमें आपको प्रसंग भी लिखना है, व्याख्या बतानी है इसकी, और फिर उसके बाद विशेष लिखना मत भूलना, क्योंकि उसके भी अंक काटे जा सकते हैं। प्रसंग में प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से भक्तिन नामक पाठ से लिया गया है और इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। अब आप इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? यहाँ पर जो पंक्तियां लिखी गई हैं उन्हें विस्तार से अपने शब्दों में लिखिए और अंत में जब आप विशेष लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि इसमें सहज सरल साहित्यिक हिंदी का प्रयोग किया गया है, वाक्य विन्यास सर्वथा उचित है और यहाँ पर लेखिका ने जो ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र लिखा है इसमें वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। अथवा में देखिए, यहाँ पर गद्यांश पढ़ने में समय व्यर्थ होगा, इसीलिए गद्यांश आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। मैं सिर्फ प्रश्नोत्तर को दोहराती हूँ। लेखिका ने यहाँ पर भक्तिन का और स्वयं का संबंध यहाँ पर दर्शाया है इन शब्दों में। लेखिका क्या कहती है? लेखिका ने भक्तिन और अपने संबंध को सेवक स्वामी का संबंध मानने से इनकार किया है, क्योंकि वो नहीं मानती थी कि वो उसकी सेविका है, क्योंकि हम सेवक को तो कभी भी हटा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भक्तिन ना तो स्वयं नौकरी छोड़ती है, ना ही लेखिका के कहने पर नौकरी छोड़ती है। दूसरा प्रश्न, लेखिका ने अंधेरे उजाले और फूलों की तुलना किससे की है? इसके जवाब में आप क्या लिखेंगे कि भक्तिन से कैसे तुलना की है, कि अंधेरे उजाले और फूल की तुलना कैसे की? क्योंकि ये प्रकृति के स्वाभाविक तत्व हैं और हमें सुख दुख का अनुभव कराते हैं। इसी तरह से भक्तिन भी लेखिका के जीवन का एक अभिन्न अंग है। तीसरा प्रश्न, लेखिका के अनुसार स्वामी का क्या अधिकार होता है? अपने सेवक को कभी भी हटा देना, उसकी मर्जी होती है। अगर नौकर सही काम नहीं करा तो वो उसे अपनी सेवा से हटा सकता है। चौथा प्रश्न, भक्तिन का व्यक्तित्व लेखिका के जीवन को कैसे प्रभावित करता है? भक्तिन का व्यक्तित्व लेखिका के जीवन को घेरे हुए है और उसे सुख दुख का अनुभव कराता है। वह केवल एक सेविका नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व लेखिका के जीवन को अर्थ और संवेदना प्रदान करता है। पांचवा प्रश्न, इस अंश के आधार पर बताइए कि लेखिका के विचारों में मानवीय संबंधों की क्या अवधारणा है? लेखिका के अनुसार मानवीय संबंध केवल सेवक और स्वामी की औपचारिक संबंधों तक सीमित नहीं होते,
इन संबंधों में क्या होता है, एक भावनात्मक जुड़ाव होता है, सम्मान होता है, स्वतंत्र व्यक्तित्व की भूमिका होती है। इसीलिए लेखिका कहती है कि मेरे और भक्तिन के बीच में ऐसा ही संबंध है। विस्तार पूर्वक प्रश्न देखिए, एक 3 अंक का प्रश्न है, एक 2 अंक का प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भक्तिन का नाम और उसकी वास्तविक स्थिति में विरोधाभास क्यों है? भक्तिन का असली नाम क्या था? लक्ष्मण, और लक्ष्मी जो कि शुद्ध रूप में बोला गया है लक्ष्मी, लेकिन उसे लक्ष्मण कहकर संबोधित करते हैं सारे। और लक्ष्मी क्या है? समृद्धि का प्रतीक है। लेकिन उसके जीवन में जब हम देखते हैं तो विरोधाभास नजर आता है। क्या है कि उसके जीवन में गरीबी और संघर्ष दिखाई देता है। लेखिका ने बताया कि जिस तरह उसके नाम की विशालता उनके लिए कठिनाई का कारण है, उसी प्रकार भक्तिन के नाम की समृद्धि उसके भाग्य में नहीं है। जैसे यहाँ पर लेखिका का नाम है महादेवी और यहाँ पर भक्तिन का क्या नाम है? लक्ष्मी, जो कि समृद्धि का सूचक नहीं है। वह खुद भी अपने इस नाम का उपयोग नहीं करती और उसे छिपाने का प्रयास करती है। इसे छिपाने में ही अपनी समझदारी समझती है। इस विरोधाभास के माध्यम से लेखिका ने समाज में प्रचलित विडंबनाओं को उजागर किया है कि जहाँ नाम और वास्तविक जीवन अक्सर विरोधाभासी होते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, भक्तिन के स्वभाव की कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो उसे एक असाधारण पात्र बनाती है? भक्तिन के स्वभाव की कई विशेषताएं हैं जो उसे एक असाधारण पात्र बनाती है। वह परिश्रमी, दृढ़ संकल्प लिए हुए है, आत्मसम्मान से भरी हुई है। वह सच्चाई और ईमानदारी में विश्वास करती है, लेकिन कभी कभी अपनी बातों को घुमा फिरा के भी कहती है। वह जीवन की सरलता में विश्वास करती है और शहर की चकाचौंध से प्रभावित नहीं होती। अपनी सीमाओं के बावजूद वह अपने परिवेश को अपने अनुरूप ढाल लेती है। उसकी व्यावहारिक बुद्धिमत्ता और संघर्षशीलता उसे एक यादगार चरित्र बनाती है। तो यहाँ पर आत्मसम्मान से भरी हुई है। कैसे कि जब उसे कड़ी धूप में रखा गया तो उसे अपमानित महसूस करती है और वो गांव छोड़कर वहाँ से आ जाती है। पूरा जीवन वो ईमानदारी से बिताती है, अत्यंत परिश्रम करके संघर्षपूर्ण जीवन जीकर अपने परिवार को संभालती है। यहीं पर हमारा सैंपल पेपर खत्म होता है। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको सैंपल पेपर के अपडेट्स मिलते रहें, ताकि आपका एक भी सैंपल पेपर मिस ना हो पाए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद।